हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। और आप देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल। देखिए, बड़ा ही आसान, बड़ा ही बेसिक सवाल है। तो उनकी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आप अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके होंगे, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। 3, 4, 5 के दरमियान आप अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है ये आप सीख चुके हैं। तो यहाँ मान लीजिए इसको एक क्या बोला जाए, रिपीट किया गया है, उसी कड़ी में हम इसको बनाएंगे। तो पहला सवाल हमारे पास है 140 का। तो देखिए, इसको निकालने का जो बेहद आसान तरीका है, आप भाग विधि से निकालिए। जिस किसी का भी प्राइम मतलब क्या बोला जाए, उसको फैक्टराइजेशन निकालना हो यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तो भाग विधि से आप लगाइए। जो भी अंक है उसमें सबसे छोटे अंक से पहले भाग लगाइए। जैसे अगर इससे हम लगाएं तो 2 से लगाएंगे, सब छोटा 2 होता है, 2 से लगाएंगे तो 70, फिर 2 से इसको लगाएंगे 35 बार में लग जाएगा। अब 35 में 5 से लगाना पड़ेगा, 3 से तो लगेगा नहीं। 5 7 35 और ये आ गया 7, 7 इकाई 7, 1 तक लेना है। तो अब हमें लिखना होगा कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बस, बड़ा सिंपल सा ये है। और अगर आप चाहें तो इसको घात के रूप में लिखें। अगर कोई संख्या एक से अधिक 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर गुना के रूप में आया तो उसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके आप ये भी दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सवाल है। दूसरा, जैसे अगर हम लें 156 है, यहाँ इसको निकाल लेते हैं 156 का। जैसे 2 से लगाएंगे, 2 7 जा और 2 8 जा, 2 से 39, अब 3 से लग जाएगा 13 बार में, और ये 13 से 1 बार में। तो इसका क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड ये आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, और ये 2 का स्क्वायर भी आप लिखेंगे तो चलेगा। यही हमारा आंसर है। तीसरे की तरफ चलता है। तीसरा है 29 25। तो भैया इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ इसको भी डिवीजन में लेंगे, 29 25। अब आप यहां देखिए, 5 2 7 और 8, 15 3 18, यानी सारे अंकों का जोड़ जो है वो 18 आता है, और 18 3 से कट जाता है, यानी 3 से भाग लग जाएगा। आपको ये सॉल्व करने के लिए विभाज्यता का नियम याद रखना होगा। कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, यानी इस तरह से कौन 7 से कटेगा। विभाज्यता का नियम अगर आप पढ़े हों और अगर आपके पास है, दिमाग में है, तो आप यहाँ इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बहुत आसान है। जैसे मैंने तो पकड़ लिया, और अगर ये 3 से नहीं कटता है, इसका अंकों का जोड़ 3 से विभाजित नहीं होता, तो एक रेंडम हम इसको 5 से भाग लगाते हैं, यानी लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लग जाता है। चलिए, ये हमारा 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 दूनी 4, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12 3 15, फिर भी लग रहा है तो क्या लिखना है, 3 चौक 12, और ये अब देख लीजिए, 4 2 6 5 11 नहीं है, 5 से लगेगा, 5 8 40, 5 25, फिर 5 से लगेगा, 17 5 50, और फिर 17 से लग गया एक बार। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, आभाज्य गुणनखंड ये आ गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये 17, ये बन गया। और हम चलते हैं चौथे सम के तरफ। ये हमारे पास है 5005। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं। 5005, तो पता है 5 लास्ट में है, तो 5 से लग गया। क्या ये किसी से लगेगा, ये आपको देखना है और ये समझना है। अगर लगना है तो लगा दीजिए, 7 से लग जाएगा, तो 7 1 7 बच गया, 3 जो 7 28 27,
फिर 11 से लग जाएगा, अगर 13 43 से, यानी इस तरह से। ये आ गया हमारे पास 5 7 11 और ये 13। पांचवा है 74 29। ये किससे कटेगा? 7 4 2 9। देखते जाइए, 9 2 11 4 15 15 और 7 22, 3 से नहीं लगने वाला। फिर लगेगा किससे? ये समझिए, ये अपने आप में एक अजूबा है। इसको आप 17 से लगाइए। आपको देखना पड़ेगा भाग देकर, नहीं तो फिर उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, यानी विभाज्यता का जो नियम है, आप वो याद कर लीजिए। तो 17 से 17 चौके 59, बच गए इसमें 4 2 6, 6 बच गए और 2, तो 6 2 62, 17 3 51, बच गया इधर 51, 9 2 11, 17 7 19 और ये लगेंगे 19 से। 19 दूनी 38, 19 दिया 57 और ये आ गया 23। एक बार आई एम राइट? यस। तो इसका क्या हो गया? 17, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, 7 4 2 9 का भाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23। अब बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान था। वाकई आसान था। और एक चीज यहाँ पे देखना ये भी है, एक कंसेप्ट आधारित है, बहुत पॉपुलर है, बचपन की चीजें हैं। तो बचपन की कुछ यादें उम्र बढ़ने पर भी याद रहनी चाहिए और रहती भी है। बस वही चीज यहाँ पे है। अब यहाँ के बाद हम इसी का लेकर दूसरे सम की तरफ चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको दर्शाया, कैसे निकला मैंने वो बताया। अब कोई भी संख्या आपको दिया जाए तो आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं कि हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अब इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल कैसा वो देखते हैं। चलिए, तो अभी जो सवाल है इसको आप देखिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। पहला है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। अब आप यहां देखिए कि आपको निकालना है। तो 26 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पहला प्रश्न हम लेते हैं 26 और 91। तो 26 को का जब हम भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुने 13, 13 2 26 होता है। और 91 का जब निकालेंगे तो 7 गुने 13। यानी सबसे पहले दी गई संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जो प्रश्न नंबर 1 में आपने सीखा। उसके आधार पे हम जो भी नंबर हमारे पास होगा उस नंबर को हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद चूंकि हमें दो चीज निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ये पहले निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जिसको हम लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। उसका फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ जब निकलेगा तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये दोनों में उभयनिष्ठ कौन है। एचसीएफ के लिए दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ फैक्टर को चुनते हैं, यानी कॉमन फैक्टर को चुनते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें हमें क्या दिख गया? ये दिख गया हमें ये। तो इसका आंसर है होगा। एक ही कॉमन था, एक ही मैंने लिखा। अगर एक से अधिक कॉमन होगा तो मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। ये था हमारे एचसीएफ। और हम अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी आप लिखिए, और जो छूट गया, जो कॉमन दोनों में नहीं है, आप उसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखिए। जैसे ये दोनों छूट गया तो इसको भी आप लिख दीजिए, और एक ये तो रहेगा ही। अब इसको कहिए तो 91 91 दूनी कितना होगा? 182। एक एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182। तो एचसीएफ निकालने के लिए दी गई संख्याओं के प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन फैक्टर है हम उसको लिखते हैं, और
एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है तो वो तो लिखा ही जाएगा, बाकी जो बच गया जिसका कॉमन फैक्टर नहीं बन पाया उसको भी हम मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाल देते हैं। एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। अब हमें जांच करना है। क्या जांच करना, देखिए जांच दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, भैया दो संख्याओं का गुणनफल, आप इसको भली भांति समझ रहे होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारे पास संख्या कितना था 26 और 91 था, ये कितना आएगा। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन, ये कितना आएगा, एचसीएफ था 13 और 182। तो मिला जुला के देखें तो दोनों सेम आना चाहिए, तब तो मेरा ऐसा ही है, जांच होगी अपने आप। तो ये कितना आएगा इसको आप देखिए, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2366 और इसका भी आएगा उतना ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो जांच तो हो गई। इसलिए यहां लिखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इसके एचसीएफ और इसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। क्लियर है, ये हिसाब बन गया। और इसी कड़ी में हम इसके दूसरे सम को लेते हैं, या कहें तो मैं इसको छोड़ दूं, आप इसको बनाकर देखेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो आप हमको बताएंगे। चलिए एक मैं और कर देता हूं, इसका दूसरा सम मैं यही कर देता हूं, ठीक है। ये है 510 और ये है 92। तो 510 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 92 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, देख लीजिएगा। 510 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इतना। अब 2 से लगाइए तो 12, नहीं 2 से 3 से लगाइए तो ये आ जाएगा 3 8 24, 3 5 15, 5 से लगाइए 17। यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और इसके बाद 92 है यानी 92 है तो 2 से 46 बार में, 2 से 23 बार में, और 23 से फिर एक बार में, तो 2 गुने 23। अब आपको वहां पे एक चीज ध्यान देना होगा, इसको घेर दीजिए। क्या ध्यान देना होगा कि एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन क्या है 2, और कुछ कॉमन है नहीं, एचसीएफ इज 2। एलसीएम क्या है, तो 2 जो मिला वो तो रहेगा ही। अब किसका किसका जोड़ा नहीं बना, तो 2 यहां है, 3 यहां है, 5 यहां है, 17 यहां है, और ये 23 है। भारी भरकम सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 दिया 60, ये तो 60 हो गया। और 60 और गुने 17, 17 छक 2 तल से 1020, 1020 गुने 23 करेंगे तो ये करके आपको हम बताते हैं कितना आता है। ये लमसम आ जाएगा आपको 23,460, 23,460, और ये 2 एचसीएफ भी निकलेंगे और एलसीएम भी निकल गया। और यहाँ निकालेंगे अकॉर्डिंग टू जांच का जो पैटर्न है हम उसको थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। जांच है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा 510 गुने 92, जो आएगा लिख देना है। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमारे पास है 500, हाँ एचसीएफ है 2 और ये है 23,460, यानी कि हर हालत में 0, 6 दूनी 12 बच गए, 4 8 9, 23 दूनी 46, यानी यही आएगा। ये दोनों बराबर है, हम कहेंगे हमारा जांच पूरा है। एक लाइन नीचे लिख दीजिएगा। ये सवाल बेहतर था, अच्छा था, और
थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा में क्या स्थिति है। चलिए, तो ये आपने देखा, हम 1 और 2 आपको बता दिए हैं। तीसरा अगर आप बनाना चाहेंगे तो इसको आप होमवर्क में डाल दीजिए, बना के देखिएगा क्या इस तरह से बनता है, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको वो भी बता देंगे। चलिए, ये था दूसरा सवाल, और इसके बाद हम इस प्रश्नावली के तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। चलिए, तो तीसरे सवाल की तरफ चलता है। यह है आभास गुणनखंड विधि द्वारा, यानी सिस्टम वही है, हिसाब का रूप बदला है। आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, क्या करेंगे, लिखेंगे 12 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत आसान है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 भाग लगा के, और ये होगा 15 का आभाज्य गुणनखंड, ये आ गया 3 गुने 5, और 21 का आभाज्य गुणनखंड, ये होगा 3 गुने 7। हमें निकालना क्या है, मौसो और लोसो, यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर एचसीएफ की बात करें, ये तीनों में देखेंगे विच इज कॉमन, यानी कौन वेनिस्ट फैक्टर है, कौन कॉमन फैक्टर है। देखिए यहां भी 3 है, ये भी 3 और ये भी 3, ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर, यानी यही आंसर हो गया। चलिए, और एलसीएम की अगर बात करें तो जो कॉमन था वो तो मैं लिखूंगा ही, छूट कौन गया, तो 2 गुने 2 छूटा, 5 भी छूटा, 7 भी छूटा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से 60 और 60 सत्ते 420। इट इज योर फाइनल आंसर। था ना, बहुत आसान। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, 17, 23 और 29। थोड़ा सा देख लीजिएगा कैमरा में आ रहा है कि नहीं सही। तो 17, 23 और 29 लिखिए। 17 का आभाज्य गुणनखंड 1 गुने 17, 23 का आभाज्य गुणनखंड 1 गुने 23, और 29 का आभाज्य गुणनखंड, यानी 1 गुने 29। अब आप यहां देखिए, ये सारे नंबर जो दिए गए थे 13, 23 और 29, ये सभी जो है आभाज्य है, नंबर है, आभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। आभाज्य संख्या होता है कौन, आभाज्य संख्या वो होता है जो 1 से और अपने आप से कटता है, ये उसकी पहचान है। किसकी, आभाज्य संख्या की। 17, 23, 29 ये तीनों आभाज्य संख्या है, और जितने सारे आभाज्य संख्याएं हो जाएंगे, चाहे 1 हो या 2 आ जाए, 3 आ जाए, चाहे 4 आ, जो भी है, उसका मौसो कितना होता है, 1। तो ये तो आसान है, एचसीएफ इसके हो जाएंगे 1, क्योंकि 1 सब में है। ऐसे भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, 3 अभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, जितनी अभाज्य संख्या है सभी का मौसो 1। एलसीएम बहुत डिफरेंट होगा। एलसीएम में दिए गए संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से लेना देना नहीं। अभी तीनों का 27, 1 9, 9 लास्ट में आएगा, तो 9 तो रहेगा ही, और ये भारी भरकम मल्टीप्लिकेशन है। ये देखते हैं भाई कैलकुलेट करके कितना आना चाहिए इसमें। चलिए, 11, 33, 9 आता है, आप अपना मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ये इसके एलसीएम और एचसीएफ 1 है। और तीसरा सवाल हम यहाँ पे सेट करते हैं, कैमरा मैन फोकस कर दीजिए। 8, 9, 25 लिखिए। 8 का
अभाज्य गुणनखंड, 1 का तो 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 5 × 5। अब यहां देखिए एचसीएफ की आई बारी। क्या करेंगे आप? कुछ कॉमन दिख रहा है? बताइए, ये सवाल आपके लिए। एचसीएफ क्या हो जाएंगे? ये सारे डिफरेंट है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो नहीं है तो एचसीएफ 1। बट एलसीएम क्या करेंगे? ये तो आ जाएगा 8 9 25, सभी हो जाएंगे 8 9 25, ये भी सब मल्टीप्लाई होगा। नोटिया 72, 5 10 0 लास्ट में आएंगे, ये कुल मिला जुला के आ जाएंगे 1800। 25 28 200, 200 × 9 1800, यही है हिसाब आपका। तो यह अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा। इस तरह से जो भी सवाल अब आपको मिलेंगे, हमें उम्मीद आप उसको कर लीजिएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत आसान सवाल है और बचपन में सीखा गया सवाल है। बस यहाँ पे उसको फिर से क्या कहा जाए, उसको रिकॉल किया जा रहा है कि देखें आपकी मेमोरी में है या नहीं है। बहुत आसान था एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट, जो हमने बचपन में सीखा है। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल की तरफ। चलिए अब हम चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? HCF ऑफ 306 and 657, यानी इसमें बताया जा रहा है कि 306 और 657 का जो मौसो है वो 9 है, दिया हुआ है, और एलसीएम आपको इसी दोनों संख्या का निकालना है। देखिए सबसे पहले इसका जो आसान सा फार्मूला ये आपको याद रखना होगा। हम पढ़े होंगे कि HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये हमने जांच किया है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आएगा वही दो संख्याओं का गुणनफल भी आ जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल हम वहां करेंगे। संख्या हमारे पास है 306 और 657, एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम आसान से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? देखिए बैठाइए, दैट इम्प्लाइड विथ इसको कहा जाता है। एचसीएफ हमारे पास है 9, एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 गुने 657। अब आगे लिखेंगे कि एलसीएम बराबर 306 गुने 657 और बटे 9। कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा। 9 तिया 27 और 9 चौके 36, और इसलिए एलसीएम बराबर 34 गुने 657 आता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 8 तो ये करेगा लास्ट में। अब 8 आएगा लास्ट में, टोटल क्या आएगा? बहुत आसान और बहुत ही मजेदार इसका कैलकुलेशन है। 22 33 8, ये इसका आंसर। तो जब ऐसे सवाल आपको दें, किसी सवाल में आपको एलसीएम दे देगा और बोलेगा कि एचसीएफ आप निकालो भाई, तो बस सही ट्रिक लगा। एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक संख्या देगा, बोलेगा दो संख्या निकालो, बस सही ट्रिक, यही फॉर्मूला। एक संख्या दिया, एचसीएफ एलसीएम दिया, दूसरा संख्या निकालो, बहुत आसान है। तो आप चाहे तो ये दोनों को इस्तेमाल करके, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, 4 है इसमें, कोई 3 तो रहेगा ही, चौथा निकालना है, तो बस अपन इसको बैठा देंगे, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। बहुत आसान है। चलिए फिर देखते हैं आगे अब क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न है कि जांच करना है, यानी हमें बताना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ऐसे सवाल। अब देखिए इस सवाल को अगर हम समझें तो एक लाइन में हम कहेंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। भाई क्यों कहेंगे नहीं?
सिंपल सा सवाल है कि अगर 6 का पावर n है, ठीक है, और अगर वो 0 अंक से लास्ट होता है, यानी एंड्स विद द डिजिट 0, तब हम कह जाएंगे कि जो संख्या है उसका प्राइम नंबर जो है, यानी जो फैक्टर है वो 5 होगा, यानी 5 से वो विभाजित हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। और ये तभी संभव होगा, मैं एक बार देख के आपको बता देता हूं, और ये तभी संभव होगा, देखिए, अगर लिखिए, अगर संख्या क्या होगा, अगर संख्या 6 टू द पावर n 0 से समाप्त होता है, तो यह 5 से विभाजित होगा, क्लियर है। और यह तभी संभव होगा, है ना, इसलिए लिखने वाला सवाल, इसको आप लिखिएगा थोड़ा, इसलिए 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, यानी जो भी आएगा उसमें से 5 होना चाहिए। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि समझिएगा, क्योंकि 6 टू द पावर n जो संख्या है का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, ठीक है। कोई दूसरा प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या, कोई दूसरा अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, बस सिंपल है, नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, अतः ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो 6 टू द पावर n संख्या 0 से समाप्त हो सकती है, 0 से समाप्त हो सकती है। ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। और एक सवाल और है हमारे पास, जब उसको भी हम आपको बता देंगे। देखिए, इसके बाद जो सवाल था ये था कि व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 गुना में प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 5 भाज्य संख्या है, क्यों? तो अगर ऐसा कहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो संख्या आप देख रहे होंगे, कैमरा में जब फोकस कर दीजिएगा, बैठना पड़ता है लिखने में, तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, तो इसको जब हम गुना किए तो हमारे पास ये आ गया 1001 और प्लस 13 के 1014। अब इसका भाग विधि से हम प्राइम फैक्टर निकाल दिए। आप यहाँ देखिए कितनी संख्याएं हैं, तो 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कैसे, 1 2 3 है ना, तो 2 से अधिक है। अब 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर होता है, यानी भाज्य संख्या होती है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा भी लिए
तो 7 से लेके तक का जो गुना है वो होता है 50-40, उसमें 5 जोड़ेंगे 50-45, और इसका अभाज्य गुणनखंड होता है 5 × 1009 निकाले हैं। यह भी एक अभाज्य दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, तो हम ये कह सकते हैं ना यह भी एक भाज्य संख्या है। और यही हमसे पूछा भी है कि व्याख्या करके बताइए कि कैसे भाज्य संख्या है, तो आपको ये बताना है और मान लीजिए इसको लिखना है। चलिए एक और सवाल है जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए जो 7 नंबर का सवाल है वो मैं चलो नीचे बना दूंगा, पहले पढ़ देता हूं। तो लंबा क्वेश्चन है, लिखते नहीं, इसको हम पढ़ के बताते हैं, आप अपने किताब में चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है, चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, यानी रास्ता है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक लड़की है जिसको 18 मिनट समय लगा एक बार घूमने में। इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है, बता दिया गया है। एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसके बाहर मैदान के चारों ओर जो एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया और रवि एक ही जगह से चलना एक ही दिशा में प्रारंभ करता है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग जाते हैं। तो बताइए कितने समय बाद वे दोनों फिर एक ही जगह पर मिलेंगे। सवाल है, सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट। चलिए कैमरा को नीचे कर दीजिए, अब मैं बता दूं ये क्या हिसाब है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये समझिएगा, जब ऐसे सवाल है क्वेश्चन 7 नीचे देखिएगा, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, कितने लगे 18 मिनट, और रवि को लग गए 12 मिनट। तो भैया 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 12 का भी निकाल दो, 2 × 2 × 3। अब बोलता है कि दोनों एक समय में, किस समय वो एक साथ मिलेंगे, चला एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह से। तो इस आधार पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे। बोलेंगे एलसीएम क्यों नहीं निकालेंगे, तो एलसीएम नहीं निकलेगा, इसमें एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका, जो दो मिला उसको पहले लिख लीजिए, तो 2 × 3, फिर जो नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए। भैया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 36, इसके आंसर है 36 मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे, वो 36 मिनट के बाद। चलिए तो आज का जो एक्सरसाइज है हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2, और इसके बाद हम देखेंगे आगे का सवाल जो बेहद रोचक, बड़ा ही अच्छा एग्जामिनेशन है उसमें। तो अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे, और एक बड़ा गौर से आप देख लीजिएगा, सारे सवालों का हमने सही ढंग से सॉल्यूशन दिया है, बनाया है। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और घर में भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इसी कड़ी में फिर हम मिलते हैं आपसे, और तब तक के लिए विदा लेते हैं। देखते रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, सुंदर लगा, आपके लिए लाभदायक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। क्यों, एक सीक्रेट जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, कि यहाँ मैथ्स के क्लास के साथ और बहुत कुछ होने वाला है। तो देखिएगा, समझिएगा, लेकिन कुछ सीक्रेट भी रहने दीजिए। हम आएंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।